कहीं ना कहीं ये भी चर्चा है कि अभी एक परिवार ही दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक दूसरी पार्टी से राजनीति कर रहा है, जसविंदर संधू जी के पुत्र है लोग। तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? उस पार्टी का ना तो कोई राजनीतिक कैरियर बचा है और ना ही उसमें संघर्ष करने की जान बची है। अच्छा काम उन्होंने एक ही किया है, उन्होंने पेवा को जसविंदर सिंह संधू कि सरदार जसविंदर सिंह संधू जी ने सारी जिंदगी अपनी जितनी भी राजनीति की है जिंदगी की, वो इनेलो पार्टी से की है, एक पार्टी से ही जुड़े रहे। और अब आप कांग्रेस पार्टी के जो बैनर है उस पे फोटो भी लगाई हुई है और अब आप कांग्रेस पार्टी में गए हो, तो ये जनता के सवाल है कि राकेश टिकैत जी आपको टिकट दिलवाने के लिए कहीं ना कहीं वकालत कर सकते हैं। पूर्व मंत्री सरदार जसविंदर सिंह संधू जी, जिन्होंने लंबे समय तक पेहेवा में राजनीति की, एक कामयाब राजनीति की, आज उनके बड़े पुत्र सरदार जसतेज सिंह संधू जी जीत न्यूज़ के ऑफिस में स्टूडियो में आए हैं। तो उनसे आज बातचीत करेंगे कि जो अभी विधानसभा चुनाव अपनी चरम सीमा पर है और अभी स्टार्ट हुआ है, और उसको लेकर के बहुत सारे नेता हैं अपनी अपनी टिकटों के लिए अभी दावा पेश कर रहे हैं और गांव दर गांव, मोहल्ले में जाकर के, गली दर गली जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगी, और चुनाव अपनी वोट के लिए भी प्रचार कर रहे हैं और अपनी पार्टी की जो नीतियाँ हैं उसका प्रचार कर रहे हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सरदार जसतेज सिंह संधू जी हमारे स्टूडियो में आए हैं। सर, आपका स्वागत है जीत न्यूज़ पर। धन्यवाद जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? चुनाव लड़ने की अभी आप तैयारियां कर रहे हो, तो क्या विजन रहेगा आपका? सबसे पहले विजन पर बात कर लेते हैं, क्योंकि पेहेवा हल्के के अंदर आपके पिताजी ने भी बड़े लंबे समय तक राजनीति की। ऐसा कौन सा उनके सपने रह गए थे जिनको आप साकार करना चाहते हो? मेरे पिता ने 45 साल पेवा में राजनीति की है, 4 बार विधायक रहे हैं, 1 बार CPS चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी के अहदे पर और 5 साल लगातार कृषि मंत्री के अहदे पर। जिस भी अहदे पे रहे उसमें खूब ख्याति कमाई, ईमानदारी से काम किया और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए पहला मेरा जो स्कोप रहेगा वो रहेगा कि उनके पुराने साथियों को जोड़ा जाए जी, जो इनेलो में, बीजेपी में और जो कांग्रेस में है, उन्हें एक मंच पर लाया जाए। उसके बाद जो हमारे साथी किसी वजह से रूठ कर या कोई त्रुटि हमसे रह गई हो या हमारे परिवार से रह गई हो, नहीं है तो घर बैठे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी और उनको साथ लेकर दोबारा से संधू साहब का जो एक जोड़ा हुआ परिवार था उसे साथ जोड़कर राजनीतिक सफ़र में उनके आशीर्वाद से चले। जी। तो अभी आप बोल रहे हो कि एक परिवार था जो मतलब कार्यकर्ता थे, और कहीं ना कहीं ये भी चर्चा है कि अभी एक परिवार ही दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक दूसरी पार्टी से राजनीति कर रहा है, जसविंदर संधू जी के पुत्र है लोग। तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? इस सवाल का क्या जवाब है? देखिए, कोई भी राजनेता जो होता है जी, वो स्वयं ही अपनी घोषणा नहीं कर सकता कि मैं राजनेता बन गया हूँ और आप मेरा सहयोग कीजिए। जी, उसके पीछे लोगों की ताकत होती है, तभी कोई व्यक्ति अपने आप को नेता कह सकता है। जी, जो मेरे पिता के मित्र थे जी, या राजनीतिक सहयोगी थे, उनके ड्राइवर से लेके, गनमैन से लेके, PA से लेके, मित्रों से लेके, या मेरी अपनी बिरादरी को ले लीजिए, जो संधू बिरादरी है, मेरा परिवार है, वो सभी मेरे साथ आ चुके हैं। जी, और जहाँ आप मेरे छोटे भाई की बात कर रहे हैं, वो डूबे हुए जहाज में बैठा है। उस पार्टी का ना तो कोई राजनीतिक कैरियर बचा है और ना ही उसमें संघर्ष करने की जान बची है। पिछले चुनाव में, MP के चुनाव में आपने देखा कि इनेलो वोट कटवा पार्टी बन चुकी है, लोग उसे पसंद नहीं कर। तो जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, आपकी पार्टी ने भी और एक आम आदमी पार्टी ने, इन्होंने भी, दोनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा, वो फिर भी हार गए, तो आप उनको कमज़ोर बता रहे हो। तो आप अब जब ये दोनों पार्टी मिलकर के चुनाव नहीं जीत सकी और पेहेवा के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो पाया, कुछ ऐसा चमत्कार, तो अब अकेले अकेले लड़ोगे तो अब कैसे कामयाब हो सकते हो? देखिए, चुनाव जो होता है, चुनाव परसेप्शन का और कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है। जैसा नैरेटिव जनता के मन में बैठ गया
और कैसा कैंडिडेट पार्टी उतारती है, ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं चुनाव में, चुनाव जीतने के लिए। अब डिमांड तो थी कांग्रेस कैंडिडेट की कुरुक्षेत्र में, जी लेकिन आ गया आपका कैंडिडेट। ठीक है, अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। जैसे चुनाव अनाउंस हुए थे, जो माहौल तब था, टिकट अनाउंस होती माहौल धीरे धीरे कांग्रेस के पक्ष से बीजेपी के पक्ष में हो। या यूँ कहे कि कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो जिंदल के साथ चला गया। बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो पेहवा में बीजेपी पार्टी ने काम किए हैं, यहाँ मंत्री रहे हैं, तो क्या आप उन कामों के बारे में क्या कहना चाहोगे? कोई आपको काम अच्छे भी लगते होंगे, कोई ऐसे भी काम होंगे जिनसे आप खुश भी नहीं होंगे ना, तो उनके बारे में अगर जिक्र करना चाहे तो? मैं थोड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ जी नेगेटिविटी में कम विश्वास करता हूँ। काम तो अगर मैं उनकी बुराइयाँ गिनाऊँ जी तो जनता को पता है, मेरे कहने से कोई, मैं किसी का नाम लेकर किसी के ऊपर छींटे फेंक कर राजनीति में नहीं आना चाहता। मेरे पिता ने भी राजनीति की है, तो सार्वजनिक मंच से किसी का नाम लेकर उस पर छींटा कशी करना कभी उन्होंने गवारा नहीं समझा। और जब मैं अपने पिता की राजनीति पे चल रहा हूँ तो मैं भी इसका जवाब आपको इस ढंग से दूंगा कि आपको दोनों समझ में आ जाए। अच्छा काम उन्होंने एक ही किया है, उन्होंने पेहवा को जसविंदर सिंह संधू की याद दोबारा से दिलवा दी। संधू साहब ने पेहवा में कभी किसी का झगड़ा नहीं होने दिया। अगर दो परिवार आपस में झगड़े तो उनका पंचायती ढंग से फैसला कराकर दोनों घरों को शांति से अपने घर भेजा, थाने कचहरी में जाने नहीं। और बीजेपी विधायक ने झगड़े खुद करवाए, थाने का रास्ता भी खुद दिखाया। पहले ए टीम का फ़ोन कर देना भी इसकी सहायता करो, जब उसने उठ के जाना बी टीम ने आना तो बी टीम का फ़ोन कर देना भी इसकी सहायता। करप्शन थी नहीं, पर्ची सिस्टम था नहीं। आप कहीं भी किसी भी जगह अपने विधायक का नाम लेकर काम कर सकते। बीजेपी तो कहती है पहले पर्ची खर्ची चलती थी, हमने जीरो टॉलरेंस पे लेके भ्रष्टाचार को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आप इसके उल्टा बोल रहे हो। ये कहाँ पर इन जनता तो फिर इसमें वो हो जाती है ना, मतलब चक्कर में पड़ जाती है भी कौन सा सच बोल रहा है। ये जनता, ये सवाल ही जनता से किया जाना चाहिए जी कि आज पर्ची खर्ची का सिस्टम है जी कि तब था। मेरे पिता के समय आज तक किसी भी व्यक्ति ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की जिस प्रकार की शिकायतें आज उभर कर संदीप सिंह के कार्यकाल में। कि सरदार जसविंदर सिंह संधू जी ने सारी जिंदगी अपनी जितनी भी राजनीति की है जिंदगी की, वो इनेलो पार्टी से की है, एक पार्टी से ही जुड़े रहे। और अब आप कांग्रेस पार्टी के जो बैनर है उस पर फोटो भी लगाई हुई है और अब आप कांग्रेस पार्टी में गए हो, तो ये जनता के सवाल हैं। हम जब जनता के बीच में घूमते हैं तो इस सवाल का क्या जवाब देना चाहोगे फिर आप? देखिए, मेरे पिता इनेलो में आने से पहले 3 बार गांव गुंथलागढ़, जो कि हल्के का सबसे बड़ा गांव, और आज तो गुंथलागढ़ है, तब 3-4 पंचायतें डेरा फतेह सिंह, मदनपुर, खैमनबोड़ा, ये भी गुंथला के बीच में आती। जी लोग पुराने बताते हैं कि गुंथला का सरपंच बनना ही विधायक बनने जैसा था। तो वो पिछले 3 चुनाव जो हमने सरपंची के जीते थे मेरे पिता ने, वे कांग्रेस पार्टी से जीते थे। हमने कांग्रेस पार्टी की मदद पहले भी की है। तारा सिंह जी थे, प्यारा सिंह जी थे, उनके साथ मेरे पिता ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। हमको आज पहली बार कांग्रेस में नहीं आए। इनेलो ने हमें टिकट दी तो हम सारी ज़िंदगी, मेरे पिता उस टिकट देने की वजह से अंतिम सांसों तक इनेलो में रहे। और आज अगर मैं कांग्रेस में आया हूँ तो मैं भी आपके दर्शकों ये वादा करता हूँ कि अपनी पिता की तरह आज जिस पार्टी में आ गया हूँ सारी ज़िंदगी यही रहूँ। जी किसान आंदोलन हुआ तो उसके अंदर क्या कुछ योगदान रहा आपके, और किसान या आप उससे पीछे रहे, क्या कहना चाहोगे? ये किसान आंदोलन में मेरी मुख्य भूमिका थी। मैं किसान यूनियन का जनरल सेक्रेटरी रहा, इनफैक्ट आज भी, और 3 साल किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। थाना टोल प्लाजा पर मेरी ड्यूटी थी। ये एक टोल प्लाजा है जो कभी नहीं खुला। 26 जनवरी की रात को जब किसानों ने लाल किले के ऊपर झंडा फहरा दिया था तो उससे एक विवाद पैदा हो गया था। तो सभी टोल जितने भी थे वो पुलिस ने बाय फोर्स खुलवा दिए थे, लेकिन थाना टोल प्लाजा जो था वो नहीं खुला।
उसके बाद गोंथला में सबसे बड़ी रैली का आयोजन मैंने किया था, जिसमें बहुत से लोगों ने, किसानों ने मेरा साथ दिया। असंध में एक रैली आयोजित की गई जी, जिसमें संध वासियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर साथ दिया। दोनों ही रैलियाँ आपका योगदान रहा। मेरा जो तो अब ये एक और चर्चा भी है कि राकेश टिकैत जी उनमें रैलियों में आए थे दोनों में, और आपके संबंध है। एक जनता के बीच में ये चर्चा है कि राकेश टिकैत जी आपको टिकट दिलवाने के लिए कहीं ना कहीं वकालत कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, मीडिया के बंदों की और जनता की टाइम पास की बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। किसान यूनियन टिकैत साहब की अराजनीतिक है, ठीक है। उन्होंने भी कहा है कि मैं वोट भी डालता हूँ, जो अच्छा कैंडिडेट होता है, जी। ईमानदार होता है, उसकी मदद भी करते हैं हम, जिस हल्के से वो अगर खड़ा हो। देखो, अगर मुझे कांग्रेस टिकट देती है जी, तो हाँ, इससे किसानों का मनोबल बढ़ेगा, और आगे जब भी ऐसे आंदोलन खड़े होंगे तो मुझे देखकर नौजवान साथी प्रेरित होंगे कि हमें भी आंदोलन में काम करना है। अगर हम काम करेंगे तो आने वाली सरकारें हमारी पूछगिछ करें। कई गुट है जी कांग्रेस पार्टी में, आप कौन से गुट से हो? मैं कांग्रेस गुट से हूँ। कांग्रेस में कोई गुट नहीं है जी, पीछे राहुल गांधी जी का एक बयान आया था जी, भी कांग्रेस संगठित है, जी, अनुशासित है, और हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे वो हुड्डा साहब हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, शैलजा कुमारी जी, ये सभी एक साथ एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का नाम लिया आपने। उन्होंने एक सार्वजनिक मंचों पर वो बार बार ये बोलते हुए दिखाई देते हैं कि हमें कार्यकर्ता जो अपनी राय जरूर भेजें, ताकि हम जो एक घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, जो वो अच्छा बना सकें। और तो अगर आप क्या एक चीज़ आप भेजना चाहोगे, या आपने कोई राय भेजी है अभी तक जिससे वो घोषणा पत्र का हिस्सा बन सके? देखिए, पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने किसानों को एक बहुत बड़ा सपना दिखाया है, एमएसपी का, जी, जो किसानों की 70 साल से मांग है, और अब वो नेसेसिटी बन चुकी है फार्मर्स की। अगर ये बात जल्द से जल्द पूरी नहीं होती तो किसान अपनी ज़मीन बेच के उन हालातों में चला जाएगा जहाँ से किसानों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाए। एमएसपी मिल जाती है, सरकार बनती है, तो स्वाभाविक है राहुल गांधी जी वादे के पक्के हैं, एमएसपी दिलाएंगे। उसके साथ अगर मुझसे पूछा जाए कि उसमें आप और क्या ऐड कर सकते हो, तो मैं एक बात करूँगा। आज हमारे देश की किसानी और यूरोप के फार्मर्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ गया। जैसे कि आप भी मीडिया से हैं तो आपको एआई टेक्नोलॉजी का महत्व बखूबी पता होगा। वैसे ही यूरोप और अमेरिका खेती बाड़ी में आज से 2-4 साल पहले एआई टेक्नोलॉजी को ला चुके। अब फार्मर को स्किल्ड लेबर की ही कमी है। लेबर तो मिल जाती है लेकिन स्किल्ड लेबर नहीं। फार्मर को वहाँ खड़ा होना पड़ता है काम कराने के लिए। अगर सरकार कोई ऐसा अनुसंधान इंस्टीट्यूट खड़ा कर दे जहाँ एग्रीकल्चर के स्किल्ड लेबर को ट्रेनिंग मिले, उन्हें नई नई तकनीक की जानकारी मिले, और उसमें एआई टेक्नोलॉजी ये भूमिका अदा कर सकती है कि जैसे आज पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या है, जी, पर्यावरण को सुधारा जा सकता है, उसमें खेती बहुत उपयोगी हो सकती है। अगर खेती और फॉरेस्ट्री को कंबाइंड कर दिया जाए, दोनों विभागों को एक कर दिया जाए, तो इससे किसानों का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और ये मेरे पिता का सपना भी था। जब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो उनका सपना था भी काश ये हो सके, पर तब सेंटर में सरकार के ऊपर इनेलो का इतना दबाव नहीं था कि वो ये करा नहीं सके। हालांकि उन्होंने सिफारिश भेजी थी भी फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को एक कर दिया गया। इससे क्या हुआ नहीं, जो खेती योग्य भूमि है, अब पानी नीचे जा रहा है, हरियाणा का पेवा में वाटर लेवल कहाँ चला गया। जी, लेकिन अब अगर पारंपरिक खेती छोड़कर हम यहाँ टिम्बर का काम करें, और सरकार जैसे उद्योगपतियों को फैक्ट्री लगाने से पहले धनराशि का सहयोग करती है, तो इस प्रकार की स्कीम लाई जाए कि जो पौधा 10 साल में होता है, जैसे शीशम है, शीशम 8 साल में हो जाता है, पर 8 साल तक फार्मर के पास पैसा नहीं है अपना घर चलाने के लिए। अगर बैंक चाहे इसे इंडस्ट्री में ले लें
जैसे इंडस्ट्री की पॉलिसी बनती है वैसे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री की पॉलिसी बने और बैंक उसमें अपना योगदान दे। फार्मर को 8 साल के लिए आप एक मुश्त किस्त बांध दें, भी ये पैसा आपके लिए, आपके घर चलाने के लिए, आपके बच्चे के फीस के लिए दिया जाएगा। तो फॉरेस्ट्री बहुत ही प्रॉफिटेबल धंधा है, खेती को फ़ायदेमंद बनाया जा सकता है। लेकिन जो इंडस्ट्री है, उद्योगपति हैं बड़े बड़े, वो खेती को अपने कब्जे में लेना चाहते। अगर ये काम लागू हो जाए, ये टेक्नोलॉजी आ जाए जो किसान का काम करे। अब ट्रैक्टर आ चुके हैं, जो ट्रैक्टर आपको अपने खेत के चारों तरफ एक GPS सिस्टम लगाना है, बाउंड्री लाइन खींचनी है और ट्रैक्टर पे आप खेती करेगा। इससे तो बैटरी से चलने लगा, फिर वो ऊर्जा से। इससे तो रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जो पहले रोजगार तो पहले ही नहीं है। जब आपका उत्पादन बढ़ेगा, आप टिम्बर ज़्यादा लगाते हो तो उसे काटने के लिए, उसे लादने के लिए लेबर तो चाहिए ना। इससे आप दूसरी इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं। जैसा कि अभी किसान आंदोलन हो के हटा, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोबारा से किसान आंदोलन खड़ा होने में, अगर ये टेक्नोलॉजी को जल्दी भारत सरकार ने किसानों तक नहीं पहुँचाया। क्योंकि आप जब इंटरनेशनल मार्केट में compete करोगे फार्मर्स दूसरे के साथ, तो उनकी लागत कम हो जाएगी AI टेक्नोलॉजी की वजह से, और आपकी लागत बढ़ जाएगी, उनका उत्पादन बढ़ जाएगा AI टेक्नोलॉजी की वजह से, और आपका उत्पादन बीमारियों की वजह से घट रहा है। ड्रोन आ गए हैं जो दवाई का छिड़काव करते हैं, सिर्फ जहां रोग होता है वो कैमरा से चेक करते हैं। आज हम 1 एकड़ में, एक छोटे कॉर्नर में बीमारी आ गई तो सारे खेत में पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, जिससे हमारी ज़मीन बंजर हो रही है और फसलों का और सेहत का नुकसान। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है तो आपको बता देगी कि इस 50 वर्ग मीटर में आपका रोग है, तो वो अपने आप ही स्प्रे करके रोग को वहीं रोकती है। ये टेक्नोलॉजी भारत में लाना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी राहुल गांधी जी से विनती है कि इसको भी MSP के साथ जो चुनावी मैनिफेस्टो है उसमें घोषणा की जाए। इस पे आप और डिस्कशन के लिए अच्छे मुझसे विज्ञानी लोग हैं, उन्हें बुलाकर विचार कर इसे भी चुनावी मैनिफेस्टो में लाया जाए, ताकि किसानों का सचमुच में भला हो सके। तो ठीक है जी, और उम्मीद करते हैं कि जनता के जो सवाल थे उनको हमने लिया और संधू साहब के पास रखा, और उनके सवाल के क्या कुछ जवाब हैं वो आपके सामने आए हैं। और क्या कुछ कहना चाहते हो इस पूरे वार्तालाप के बारे में, आप लोगों की क्या राय है, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते। तो मिलते हैं किसी और अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों।